ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगी सुनवाई। मद्रास हाईकोर्ट ने एक यूट्यूबर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर भेजा जेल। और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में बढ़ती पेंडेंसी पे जताई चिंता। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं आपका अपने इस साप्ताहिक शो कोट अनकोट में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, ये शो दरअसल मैं अपनी सहकर्मी अपूर्वा मंधानी के साथ होस्ट करती हूँ, मगर आज कुछ पर्सनल कारणों की वजह से वो हमारे साथ जुड़ी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का ये शो। इस हफ्ते मैं आपको सबसे पहले बताने जा रही हूँ पिछले हफ्ते की बहुत बड़ी खबर जो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेके बहुत बहस चल रही है। वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस मामले पे सुनवाई हो रही है काफ़ी महीनों से। थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड बता देती हूँ ये बताने के पहले कि पिछले हफ्ते कोर्ट ने दरअसल इसमें क्या ऑर्डर दिया है। ये ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी जो परिसर है, इस पे दरअसल इस मामले में कुछ हिंदू धर्म के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटिशन लगाई है। उस पिटिशन में उन्होंने ये डिमांड करी है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर कुछ हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं और इसलिए उन लोगों को, उन याचिकाकर्ताओं को ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में अंदर जाके उन मूर्तियों की पूजा करने की परमिशन मिलनी चाहिए। अब ये मामला थोड़ा सा जो है वाराणसी में थोड़ा सा गर्म हो चुका है। इस मामले में पिटिशन फाइल होने के बाद वहाँ पे एक वीडियोग्राफिक सर्वे किया गया था, जिसमें ये कहा जाता है कि परिसर के अंदर, यानी कि मस्जिद के परिसर के अंदर एक शिवलिंग मिला था। अब जब ये मामला पेंडिंग था कोर्ट में, तो इसी दौरान जो मुस्लिम पक्ष है, जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी है, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई और उन्होंने अपने इस एप्लीकेशन में ये कहा कि इस तरह की पिटिशन को, इस तरह की याचिका को खारिज कर देना चाहिए। और क्यों खारिज कर देना चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक रीजन दिया। दरअसल हमारे देश में एक लॉ है, एक कानून है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये कानून जब अयोध्या और बाबरी मस्जिद मसला शुरू हुआ था देश में, तब ये कानून लाया गया था। और इस कानून के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल का जो एक रिलीजियस कैरेक्टर होता है, यानी कि धार्मिक चरित्र होता है, उसको बदला नहीं जा सकता। तो जो ये मुस्लिम पक्ष है, उन्होंने अपने इस एप्लीकेशन में ये कहा कि इस कानून को यदि देखा जाए, इस कानून को के मद्देनजर होते हुए जो ये याचिका है, जो ये पिटिशन है, इसको रद्द कर देनी चाहिए, इस पे सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अब जब ये पिटिशन जो है, ये एप्लीकेशन फाइल करी गई उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, उसी दौरान जब ये वीडियोग्राफिक सर्वे में शिवलिंग पाया गया, तो उसी समय मुस्लिम पक्ष जो है वो फटाफट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि जो ये सर्वे किया गया है और जो भी इस सर्वे की रिपोर्ट लीक की गई है मीडिया को, उसकी वजह से जो उनकी पिटिशन, जो उनकी एप्लीकेशन है, इस पिटिशन को लेके ये कहते हुए कि इस पिटिशन में सुनवाई नहीं होनी चाहिए, उनका ये कहना था कि वो उनकी पूरी जो मांग है, डिमांड है, एक तरीके से इनफ्रक्चुअस हो गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस अर्जी पे एक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये पूरा मुद्दा एक निचली अदालत से एक सीनियर जज को ट्रांसफर किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन लगाई गई है, हिंदू मेंबर्स के पिटिशन की मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज करते हुए, पहले उस पे सुनवाई होनी चाहिए, पहले उस पे फैसला होना चाहिए और फिर उसमें आगे सुनवाई होनी चाहिए। तो इसलिए इस ऑर्डर के बाद, इस सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद, जो निचली अदालत थी वाराणसी की, जिसके जो डिस्ट्रिक्ट जज A.K. विश्वेश अब हैंडल कर रहे थे इस मामले को, उन्होंने पहले इस अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की एप्लीकेशन पे सुनवाई करी। अब दरअसल इस सुनवाई
पे जो फैसला, इस एप्लीकेशन पे मैं माफी चाहूंगी, इस एप्लीकेशन पे अब इस कोर्ट ने पिछले हफ्ते फैसला सुनाया। अब इस फैसले के मुताबिक जो ये एप्लीकेशन फाइल की गई थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा, उसको खारिज करते हुए डिस्ट्रिक्ट जज A.K. विश्वेश ने ये बोला है कि ये जो पिटिशन फाइल की गई है हिंदू धर्म के मेंबर्स के द्वारा, ये पिटिशन इसमें सुनवाई हो सकती है, यानी कि इसको अभी इस स्टेज पे रद्द करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जहां तक इस पिटिशन का सवाल है, उसमें कहीं पर ऐसी मांग नहीं की गई है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका धार्मिक चरित्र बदला जाए। इसमें जो प्रेयर है वो केवल ये है कि जो याचिकाकर्ता हैं उनको मस्जिद के अंदर जाके जो हिंदू धर्म के गॉड्स और गॉडेसेस हैं, जिनकी जो देवी देवताओं की वहां पे मूर्तियां रखी हुई हैं, उनके सामने पूजा करने की इनको अनुमति मिलनी चाहिए। तो अपनी जो है इस पूरे मामले में टिप्पणी देते वक्त डिस्ट्रिक्ट जज A.K. विश्वेश का यही कहना है कि जहां तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, वो इस मामले में अभी लागू नहीं किया जा सकता और इसलिए इस मामले की सुनवाई होगी और इस मामले की सुनवाई अब डिस्ट्रिक्ट जज ने इसी महीने की 22 तारीख को रखा है। तो चलिए चलते हैं दूसरी खबर पे। दूसरी खबर जो है आ रही है मद्रास हाई कोर्ट से। पिछले हफ्ते मद्रास हाई कोर्ट की एक बेंच ने एक पॉलिटिकल कमेंटेटर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर जो है सजा सुनाई है। जो जेल की सजा सुनाई गई है वो है 6 महीने। दरअसल जो ये बेंच थी जस्टिस G.R. स्वामीनाथन और जस्टिस B. पुगलेंधी की, उन्होंने एक तमिलनाडु के बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर हैं सवकु शंकर, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर जो है सजा सुना के उनको जेल भेजा है। इस कोर्ट के मुताबिक सवकु शंकर ने जो है कोर्ट की अवमानना करी थी। उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे जो कोर्ट के मुताबिक कंटेम्पचुअस थे। अब ये दरअसल मामला है क्या? ये सवकु शंकर जो हैं ये तमिलनाडु के डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो में काम करते हैं और जब से वो इस ब्यूरो के पार्ट बने, जब से उन्होंने यहाँ पे नौकरी शुरू करी, उसके बाद ही से उन्होंने एक तरीके से डिपार्टमेंट के खिलाफ ही जो है एक कैंपेन शुरू किया था। वो डिपार्टमेंट में RTIs लगाते थे कुछ जानकारियों के लिए और धीरे धीरे फिर उन्होंने अपना एक YouTube चैनल शुरू किया जिसमें उन्होंने काफ़ी लोगों के इन द सेंस कि जुडिशरी के खिलाफ भी उसमें काफ़ी कुछ बोला, सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ भी काफ़ी कुछ बोला। तो इसी वजह से जो उनका YouTube चैनल था वो बहुत ही पॉपुलर हो गया और वो तमिलनाडु के बहुत पॉपुलर यूट्यूबर हो गए। अब ये जो पूरा कंटेम्प्ट का मामला था ये कोर्ट कैसे पहुंचा? इसी साल जुलाई में सवकु शंकर ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने जस्टिस स्वामीनाथन का नाम लेते हुए ये कहा कि जस्टिस स्वामीनाथन ने किसी के इन्फ्लुएंस में आके एक और यूट्यूबर को सजा सुनाई। अब इस ट्वीट पे जो है हाई कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया और उसके बाद एक केस जो है शंकर के खिलाफ रजिस्टर किया गया। अब हाई कोर्ट इसके पहले इस पे सुनवाई कर सकती। शंकर ने एक यूट्यूब इंटरव्यू में जाके जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं और जो पूरा इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी का, उसको लेके काफ़ी कुछ स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो जुडिशरी है उसमें सारे करप्ट लोग काम कर रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट पे भी हाई कोर्ट ने अपनी आपत्ति जताई, चिंता जताई और उसके बाद जो है इस पे सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान शंकर को मौका दिया गया माफ़ी मांगने का। उनको कहा गया कि वो अपनी गलती माने। इसके साथ साथ शंकर को ये भी पूछा गया कि क्या वो एक किसी सीनियर एडवोकेट या किसी भी एडवोकेट की मदद चाहेंगे अपने आप को कोर्ट में डिफेंड करने के लिए, मगर शंकर ने ये सारी चीज़ें मना कर दी और उन्होंने कोर्ट को ये बोला कि वो अकेले ही इस मामले को अपने लिए डिफेंड करेंगे। अब हियरिंग के दौरान शंकर ने एक बहुत ही लंबी चौड़ी एफिडेविट दाखिल करी। उसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने डायरेक्टली जो है जुडिशरी के खिलाफ कुछ नहीं बोला था और उनके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं
जुडिशरी को लेके, वो एक कॉन्टेक्स्ट में उनको पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि केवल एक ही सेंटेंस उठा के उनके खिलाफ केस रजिस्टर करना चाहिए। उन्होंने हाई कोर्ट से ये मांगा कि जो यूट्यूब इंटरव्यू है जिसमें हाई कोर्ट का ये कहना है कि शंकर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जुडिशरी में केवल करप्ट लोग काम करते हैं, शंकर ने हाई कोर्ट से उस यूट्यूब वीडियो का क्लिप मांगा, मगर हाई कोर्ट ने बोला कि वो क्लिप उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद हाई कोर्ट ने शंकर के ऐसी और स्टेटमेंट्स पे आपत्ति जताई, जैसे कि शंकर ने यह एलिगेशन लगाया था कि ट्रायल कोर्ट में जो कुछ जजेस अपॉइंट होते हैं वो कुछ गलत काम करते हैं। मैं पूरी आपको बात नहीं बता सकती क्योंकि ये कंटेम्प्ट का मामला है, तो इसलिए हम बहुत डिटेल में आपको नहीं बता पाएंगे कि इसमें एलिगेशन क्या क्या लगाए गए थे शंकर के द्वारा। मगर उन्होंने काफी आपत्तिजनक बातें करी थी। उन्होंने कुछ सुप्रीम कोर्ट के कुछ 3 इंपॉर्टेंट जजेस हैं, सीनियर जजेस हैं, उनके खिलाफ भी कुछ स्टेटमेंट्स इशू किए थे। उनका यह कहना था कि मद्रास हाई कोर्ट में जो पिछली जाति वर्ग के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कम है और केवल ब्राह्मण्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है। अब इस पूरे मामले में 3 बार सुनवाई हुई और तीनों बार, जैसा मैंने आपको बताया, हाई कोर्ट ने शंकर को बोला कि वो माफी मांगे। जब शंकर ने माफी मांगने से बिल्कुल इनकार कर दिया, तब हाई कोर्ट ने उनको ये 6 महीने की सजा सुनाई है। और हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इतना तक कहा कि शंकर ने माफी मांगने के बजाय बाहर जाके कुछ और ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो बहुत ही आपत्तिजनक थे। शंकर ने दरअसल हेयरिंग के दौरान बाहर मीडिया में जाके ये कहा कि ज्यादा से ज्यादा उनको 6 महीने की ही सजा हो सकती है और जब वो सजा काट के बाहर आएंगे उसके बाद वो अपना कैंपेन जुडिशरी और जजेस के खिलाफ और स्ट्रांगली करेंगे। तो ये पूरा जो उनका जो रवैया है, इस पूरे रवैये को देखते हुए हाई कोर्ट ने बहुत ही चिंता जताई और फिर उनको 6 महीने की सजा सुनाई। जो तीसरी खबर है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी वो दरअसल एक चिट्ठी को लेकर है। जो हमारे देश के कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने सारे हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसेस को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने बहुत ही एक चिंताजनक बात कही है। दरअसल हमारे देश में कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और कुछ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स सेटअप की गई थी कुछ साल पहले। ये ट्रायल कोर्ट के लेवल पे शुरुआत इनकी हुई थी। ये इसलिए सेटअप की गई थी कि इनमें हीनस क्राइम्स जो हैं, स्पेशली जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, इनमें हीनस क्राइम्स जैसे मर्डर हो गया या सीनियर सिटीजन के खिलाफ कोई क्राइम हुआ है या किसी महिला के खिलाफ या बच्चों के खिलाफ जो क्राइम हुआ है, उन्हीं मामलों को, मुकदमों को इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के सामने भेजा जाए। और वो इसलिए शुरू की गई थी ताकि जल्द से जल्द इन मामलों की सुनवाई हो। फिर दोबारा से 2019 में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट सेटअप की गई थी। इनमें जो महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड जितने भी मामले थे वो भेजे जाने थे और जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि इन मामलों को थोड़ा गंभीरता से हैंडल किया जाए, कुछ सेंसिटिविटी से हैंडल किया जाए और इन मामलों की भी सुनवाई जल्द से जल्द हो ताकि जो महिला या बच्चे जो पीड़ित होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट ना फेस करना पड़े। अब इतने सालों के बावजूद जो है हमारे जो राज्य सरकार हैं और जो राज्य के जो हाई कोर्ट्स हैं वो सारे के सारे कोर्ट्स एक तो सेटअप नहीं कर पाई हैं और उसके अलावा इनमें जो पेंडेंसी फिगर्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। यानी कि कोर्ट्स जिस पर्पस के लिए सेटअप की गई थी वो पर्पस जो है वो नामुमकिन हो रहा है। अब किरण रिजिजू ने अपने चिट्ठी में ये लिखा कि 14 फाइनेंस कमीशन के मुताबिक 1400 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पूरे देश में सेटअप होनी चाहिए थी, मगर अभी तक केवल 896 सेटअप हुई हैं और इनमें इन सारी कोर्ट्स में मिला के लगभग 13 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। और जो दूसरी कैटेगरी थी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स जो अक्टूबर 2019 के बाद सेटअप हुई थी, जिनमें केवल रेप और पॉक्सो के केसेस जो है इनकी सुनवाई होनी चाहिए थी, ये स्कीम के मुताबिक से 1023 सेटअप होनी थी, मगर अभी तक केवल 731 सेटअप हुई हैं और इनमें इन सारी की सारी कोर्ट्स में 3 लाख से ज्यादा केसेस जो हैं पेंडिंग है। अब इस पूरे पेंडेंसी को लेके किरण रिजिजू ने चिंता जताई और जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिसेस हैं उनको चिट्ठी में ये कहा कि
उनकी ये उम्मीद है, यानी कि रिजिजू जी की ये उम्मीद है कि हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अब इस मामले में जो है थोड़ी सी पर्सनल इंटरवेंशन करके ये नए कोर्ट्स को सेटअप करें और जहां जहां किसी भी तरीके की कमी है उसको जो है पूरी करने की कोशिश करें और ये भी पता करने की कोशिश करें कि आखिर क्यों इन कोर्ट्स में मैटर्स पेंडिंग है, क्या वजह है, और यदि कोई कमियां पाई जाती हैं तो उनको पूरा किया जाए, और यदि किसी मामले की भी किसी भी तरह की उनको केंद्र से सहायता है तो उसमें वो हिचकिचाए ना और केंद्र के पास आए। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए दरअसल केंद्र जो है अपने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से फंडिंग जारी करती है। अब ये फंड के लिए जो ये फंड है ये राज्य सरकार को दिया जाता है, मगर ये फंड लेने के लिए राज्य सरकारों को कुछ जिसे कहते हैं कुछ गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ता है। अब ये देखा गया है कि कुछ केसेस में कुछ राज्य सरकार हैं जिन्होंने इन गाइडलाइंस का फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से वो इन फंड्स को भी नहीं ले पा रहे हैं, और शायद यही वजह हो सकती है कि अभी तक देश में प्लान के मुताबिक जितने फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप होने थे वो हो नहीं पाए हैं। अब ये सारी जानकारी उन्होंने अपने इस पत्र में दी है। उन्होंने ये कहा है कि जो कानून मंत्रालय है उन्होंने पूरा एनालिसिस किया है इन कोर्ट्स का, और एनालिसिस के जितने भी जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी इन चिट्ठियों के साथ जो है चीफ जस्टिस को भेजे गए हैं। अब रिजिजू जी का यही कहना है कि इस मामले में चीफ जस्टिस ही इंटरवीन करके इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को जल्द से जल्द सेटअप कर सकते हैं और इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की एफिशिएंसी भी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए इस हफ्ते के लिए मैं बस इतना ही यहीं तक सीमित रखूंगी अपने आप को। मैं आशा करती हूं कि आपको हमारा ये साप्ताहिक शो बहुत पसंद आ रहा होगा। जैसा कि हम आपको हर बार बोलते हैं और हर शो के अंत में बोलते हैं कि यदि आपको कोई भी सवाल हमसे पूछना हो, किसी भी केस से जुड़े हुए कोई भी सवाल पूछना हो, तो आप हमें ज़रूर लिखिए और हमें अपने कुछ कमेंट्स भी बताइए। धन्यवाद।